हेलो हाजिक भाई साहब, हाजिक बोल रहे हैं। 3-4 बार बोल दिए हैं हाजिक, इस वजह से आज खुश हो जाना। हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास। तो भाई साहब, साइंस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चैप्टर है ये आज हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होगा। आज हम लोग इस चैप्टर का द एंड करेंगे। जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो आज यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्केलेटल सिस्टम पढ़े और तुम्हारा भाई साहब स्केलेटल सिस्टम तो भाई साहब लाजवाब है। उसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा आने वाले समय पे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मसल्स जाने कि किस तरीके से हमारे बॉडी में मसल्स भी होती हैं, कार्टिलेज भी होती हैं और किस तरीके से सब कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मूवमेंट में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जिनके पास बोन्स नहीं हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो इस तरीके से रहती है अपनी आज की स्लाइड, बॉडी मूवमेंट्स एंड व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो। तो आज मेन टॉपिक अपना है गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मतलब क्या होता है? गेट जो हमारे दरवाजे का गेट होता है उसकी तो स्पेलिंग होती है GATE, लेकिन इसकी स्पेलिंग है GAIT। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैनर ऑफ मूवमेंट। मैनर ऑफ मूवमेंट, GAIT का मतलब होता है मैनर ऑफ मूवमेंट। मैनर ऑफ मूवमेंट मतलब एक एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है तो उसका मूवमेंट का क्या मैनर है, मूवमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, किस वजह से वो मूवमेंट कर पा रहा है, ये हम देखेंगे। उसमें हम लोग के 1 2 3 4 5 एनिमल्स के मूव देखेंगे, सॉरी 6 का। अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश और लास्ट देखेंगे हाउ डू स्नेक्स मूव, आखिर स्नेक्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक होने वाला है। चलते हैं अपनी NCERT पर और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक गेट ऑफ एनिमल्स। मतलब किस तरीके से एनिमल्स हमारे भाई साहब मूवमेंट करते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। अर्थवॉर्म को क्या करना है? जेंटली उठाना है। वो सॉइल पे हमको मिल जाते हैं जब क्या कहते हैं, बारिश का मौसम रहता है तो हमें मिल जाते हैं, तो उन्हें उठा करके फिल्टर पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे हमें रखना है। जेंटली रखना है क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से दबा देंगे तो भाई साहब पहुंच जाएंगे वो ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सर्फेसेस। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, जब तुम कागज़ पे रखोगे तो वो कुछ मूवमेंट उसका तेजी मतलब तेज मूवमेंट करेगा, लेकिन यदि वो स्लिपरी सरफेस पे रख दोगे स्लिप करेगा, वो मूवमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से तुम हो एक रफ सरफेस पे अच्छे से चल लेते हो, लेकिन स्लिपरी सरफेस पर धीमे धीमे चलते हो ना, क्योंकि गिरने का डर रहता है। उसी तरीके से इनके साथ भी होता है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? तो यस, डिफरेंट रहेगा उसकी स्पीड में। इन विच ऑफ द above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? ऑफ कोर्स ब्लॉटिंग या फिर फिल्टर पेपर पे। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। यदि अर्थवॉर्म की कभी तुम बॉडी देखे हो तो वो उनकी बॉडी जो होती है वो रिंग स्ट्रक्चर की होती है। किस तरीके से मूवमेंट करते हैं? एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स, कोई भी बोन्स अर्थवॉर्म के पास नहीं होती है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। उसके पास मसल होती है जिसको वो एक्सटेंड मतलब एक्सपैंड करना और शॉर्ट करना, एक्सपैंड करना शॉर्ट करना, यही जो उसका लूप चलता है। रिवर्स एक्सटेंड करेगा फिर शॉर्ट करेगा, एक्सटेंड करेगा शॉर्ट करेगा, इस तरीके से अर्थवॉर्म आगे बढ़ेगा। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। ठीक है, कभी तुम लेट करके चलने का प्रयास करो तो इसी तरीके से करते हो। ये क्या करेगा? अर्थवॉर्म करेगा कि अपना जो पीछे वाला पार्ट है, रियर पार्ट जो है इसका, उसको क्या करेगा? ग्राउंड में स्टिक कर देगा
और आगे वाले पार्ट को एक्सपेंड करके, यहाँ था एक्सपेंड करके यहाँ पर लाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद अब क्या करेगा, इस वाले पार्ट को स्टिक करेगा, इस वाले पार्ट को ग्राउंड में स्टिक करेगा और इसको रिलीज करके यहाँ पहुँचा देगा। फिर इसी तरीके से फिर से यहाँ पर स्टिक करेगा और ये वाले पार्ट को फिर आगे पहुँचाएगा। ठीक है, मतलब पीछे वाले पार्ट को स्टिक करके आगे का एक्सपेंड करके एक दूरी पे पहुँच गया, फिर आगे वाला पार्ट स्टिक करके पीछे वाले को आगे बुला लेगा। इस तरीके से चलता रहेगा अपना प्यारा सा अर्थवर्म। It then shortens the body. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by a small distance. धीरे 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 करके ये आगे बढ़ता रहता है, यही प्रोसेस करके। Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through soil. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का ये मेथड यूज करके अर्थवर्म क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इसके पास बॉडी के पास एक स्लिमी सब्सटेंस होता है, ठीक है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जो कि इसकी मूवमेंट को अच्छे तरीके से चलायमान रखता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। कैसे वो अपने, तुमसे बताया ना, वो स्टिक कर लेता है, तो कैसे स्टिक कर पाता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इसकी पूरी बॉडी पर नीचे की तरफ अंडर इट्स बॉडी के नीचे की तरफ, नीचे की बॉडी जो पूरी है उसमें क्या होती है, ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बाहर की तरफ पॉइंटेड रहते हैं। उसी से वो क्या करता है, ग्रिप बनाता है। द ब्रिसल्स are connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. और ग्राउंड पे वो अच्छे से ग्रिप बना लेता है इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। The earthworm actually eats its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. अर्थवर्म चलते चलते अपना भोजन भी करता रहता है, और भोजन में क्या खाता है, मिट्टी। और मिट्टी खा करके जो उसका अनडाइजेस्ट फूड रहता है उसको वो बाहर निकालता है, और उससे जो बाहर निकलता है सब्सटेंस अर्थवर्म की बॉडी से, वो और ही ज़्यादा यूजफुल रहता है अपने प्लांट्स के लिए। तो अर्थवर्म को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहा जाता है अर्थवर्म को, क्योंकि अर्थवर्म जो अनडाइजेस्टेड फूड अपनी बॉडी से बाहर करता है वो प्लांट को और ज़्यादा फायदेमंद होता है। आगे चलते हैं स्नेल के पास। भाई साहब, स्नेल को देखे होगे तुम कभी ना कभी गार्डन में, फील्ड में। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। इसके बैक में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि हार्ड होता है। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको शेल कहते हैं। एंड इट इज आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये इसको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक क्या है, घर है, तो वो उसी में घुस जाता है। ठीक है, अब वो घुस गया तो अब कोई कुछ उसका नहीं कर सकता है। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये बोन से बना नहीं होता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो शेल है ये सिंगल यूनिट है और इससे स्नेल मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट करने का उसका अलग तरीका है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सुरक्षा कवच मिली हुई है अपने स्नेल को, कि यदि कोई डेंजर आता है तुम इसी में घुस जाओ। उसके बाद ये हार्ड सरफेस रहता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। ये इसके साथ ही साथ चलता रहता है। ठीक है, अपना घर ही लेकर के साथ चलता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। एक ग्लास प्लेट में स्नेल को रखो और नीचे से देखने लगो। When it starts moving, carefully lift the glass plate along the snail over your head. अपने हेड के पास ले आकर के उसके, मतलब ग्लास रहेगी तो उसके नीचे के जो पार्ट है वो हमको दिखाई देगा। Observe its movement from beneath. यदि हम नीचे से उसके मूवमेंट को, स्नेल के मूवमेंट को देखेंगे तो क्या होगा, a thick structure and the head of snail may come out of an opening in the shell. सेल से कुछ देर बाद जब स्नेल को लगेगा कि अब हम पर कोई खतरा नहीं है, तो उसका हेड पार्ट और उसका पीछे वाला पार्ट दोनों निकल करके सामने आएंगे। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूट। जो उसके पीछे का थिक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है वो क्या होता है, फूट होता है। ये देखो,
इसको कहते हैं फूट। ठीक, made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. अब ग्लास को टिल्ट करो, मतलब ऊपर से ही देखो तो तुम्हें दिखेगा फूट जो है वो वेव कर रही है, इधर से उधर उधर से इधर हो रही है। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म से कंपेरिजन करके तुम देखोगे तो स्नेल और भी धीमे चलता है, धीमे 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 चलता है। आगे चलते हैं अपने कॉकरोच भाई साहब के पास, खतरनाक कॉकरोच। ऑब्जर्व अ कॉकरोच। कॉकरोचेज वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाइंग इन द एयर। कॉकरोच भाई साहब तो जलवे हैं इसके, वॉक करता है, चलता है, दीवार पर चढ़ जाता है और उड़ता भी है, इसके पास विंग्स भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। हम लोगों के पास तो 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ लेग ना, इसके पास 3। एक तरफ इसके कितने पैर हैं, तो 1 2 3, एक तरफ इसके 3 हैं, उधर भी 3 3 3 6 पैर है भाई साहब। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। इसकी बॉडी जो है हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर रहती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंड टुगेदर। ये जो आउटर स्केलेटन है हार्ड, ये कई सारी प्लेट से ज्वाइन होकर के बनी हुई है। एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे ही क्या रहता है, इसके पेयर्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर रहते हैं पंख के। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो इसके पास अलग अलग प्रकार की मसल्स भी होती है। जो लेग्स के पास मसल हैं वो इसको वॉक करने में हेल्प करती हैं, और जो विंग्स के पास मसल है ये इसको उड़ने में हेल्प करती है। आते हैं अपने अगले भाई साहब के पास, बर्ड्स। बर्ड्स किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग गेट ऑफ एनिमल्स देख रहे हैं ना, कि एनिमल्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो बर्ड्स किस तरीके से मूवमेंट करती है देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कह रहे हैं बर्ड्स जो होती हैं ये एयर में उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं और ज़मीन पर वॉक करती हैं। और कुछ ऐसी भी बर्ड्स हमारे पास हैं जो कि वाटर में स्विम भी करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दियर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं क्योंकि उनके पास ईश्वर ने क्या दिया है, उनको विंग्स दिया है, तो वो उड़ सकती हैं। दियर बोन्स और हॉलो एंड लाइट। उनकी जो बोन्स होती है, ध्यान रखना अपने बोन में बोन मैरो होता है, अंदर क्या रहता है, सब्सटेंस रहता है बोन के अंदर, लेकिन इनकी बोन के अंदर सब्सटेंस नहीं होता है, हॉलो बोन्स होती हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो इनकी बोन्स होती है हाइंड लिम्स मतलब जो इनका पीछे वाला पैर होता है, बर्ड्स के पास 2 ही पैर होते हैं, तो उसी 2 पैर की ध्यान रखना। बर्ड्स की 4 लिम्स इनके पंख को कहा जाता है, ठीक है, 4 लिम्स इनके पंख को कहा जाता है, और हाइंड लिम्स इनके पैर, जो 2 पैर दिखते हैं। अब हम लोगों के 4 लिम्स ये हैं, ये जो 2 हाथ, और हैंड लिम्स अपने 2 पैर, ठीक है, इस बात को समझना। तो ये जो हैंड लिम्स इनके हैं ये चलने में इनकी हेल्प करते हैं। द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स, द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, ठीक है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द 4 लिम्स, तुम्हें बताए कि बर्ड्स की 4 लिम्स को कहा जाता है तो उनके पंख को कहा जाता है। तो जो इनके 4 लिम्स होते हैं उसमें विंग्स लगे रहते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। शोल्डर बोन्स जो होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं इनकी, शोल्डर बोन्स, ये जो बोन है ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इससे इनके पंख वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से चलते हैं। और ब्रेस्ट बोन क्या होती है, जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो बोन है इनको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट बोन की हेल्प से ध्यान रखना, ब्रेस्ट बोन जितनी मजबूत रहेगी उतनी ऊंचाई पर उतनी देर तक बर्ड्स क्या हो सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, समझ, हवा में तैर सकती हैं। तो चील के पास ब्रेस्ट बोन, चील का ब्रेस्ट बोन इसका मतलब काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक भाई। एक्टिविटी 8 आ जाते हैं अपने फिश पर। फिश का मूवमेंट जानते हो किस तरीके से होता है।
मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। कह रहे हैं एक पेपर बोट बनाओ, तो पेपर बोट तुम बना लेते हो, ठीक है। तो उसको क्या करना है, पानी में तैराना है। दो तरीका है। एक तरीका है कि इस तरीके से बोट लो और पीछे की तरफ से जिधर पॉइंटेड है उधर से नाव को धक्का दो, और दूसरा है कि इस तरीके से नाव लो और इधर से धक्का दो। तुम देखोगे कि जब तुमने किनारे से धक्का दिया, पॉइंटेड साइड से धक्का दिया है, पुश दिया है, तब नाव तैरना शुरू कर दी। लेकिन जब इस तरीके से धक्का दे रहे हो तो तुम्हारी नाव तैर नहीं रही है, तैर रही है तो बहुत कम तैर रही है। हैव यू नोटिस द शेप ऑफ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। जिस तरीके से तुम्हारी बोट का स्ट्रक्चर है कि साइड पतली है, बीच में मोटी है, उसी तरीके से फिश का भी स्ट्रक्चर होता है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। फिश का हेड और टेल पार्ट क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है, और मिडिल पार्ट क्या होता है, मिडिल पोर्शन जो होता है वो तुम्हारा फैटी होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, ठीक है। इस शेप को स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ये जो हमारा एयरप्लेन है उसको भी ध्यान से देखोगे तो वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में है। आगे और पीछे का पार्ट थिन है, बीच का पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इस लार्ज, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है ये हेल्प करती है पानी में चलने के लिए और हवा में चलने के लिए, ठीक है। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। शेप इस तरीके से रहता है कि उसके बगल से पानी अच्छी तरीके से फ्लो हो सके, क्योंकि पानी यदि फ्लो सही तरीके से नहीं होगा तो फिश आगे नहीं बढ़ पाएगी। द skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. जब फिश क्या होती हैं, तैरती हैं, तो तुम देखोगे उनका जो फ्रंट पार्ट है वो दूसरी तरफ मुड़ा रहेगा और टेल पार्ट है वो दूसरी तरफ मुड़ा रहेगा। तो इस तरीके जिग जैग मोशन जो बनाती हैं, इसी तरीके से ये मूवमेंट कर पाती हैं। The fish forms a curve as shown in figure 5.24. Then quickly the body and the tail curve to the other side. ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरीके से चेंज करते हैं। अभी तक इधर मुड़ रही थी, फिर इधर मुड़ गए और तुम्हारा ये टेल इधर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जिग जैग मोशन चलता रहता है बॉडी का। इसकी हेल्प से ये आगे की तरफ मूवमेंट करती रहती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और इसी की हेल्प से वो सब जितनी मछलियां हैं ये आगे बढ़ती रहती हैं अपनी बॉडी को दाएं बाएं घुमा करके। हेड को बाएं घुमाएंगे तो टेल को दाहिने, तो इससे एक जर्क मिलता है इनकी बॉडी को और बॉडी वाटर में आगे बढ़ती है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन। फिश के पास फिन्स भी होते हैं जो ये बगल बगल लगे रहते हैं, तो इससे क्या होती है, ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखती हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन दियर फीट टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर। जब देखोगे जो वाटर में डाइव करते हैं, ठीक है, जो वाटर डाइवर्स होते हैं वो अपने पैर में क्या लगाए रहते हैं, फ्लिपर्स लगाए रहते हैं, जिससे वो भी आसानी तरीके से वाटर में मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो फिश का डाइवर्स ने नकल कर लिया है। अब आज का लास्ट टॉपिक, हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक्स का आखिरकार मूवमेंट कैसे होता है। हैव यू सीन आई स्नेक स्लिदर, डज इट मूव स्ट्रेट। तो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सांप को देखे होगे और देखते हो किस तरीके से मूवमेंट करता है, इस तरीके से सीधा मूवमेंट नहीं करता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, they have many thin muscles, they were connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the backbone, ribs and skin. तो कह रहे हैं स्नेक के पास एक लंबी सी बैकबोन होती है, जैसे अपने पास होती है वैसे स्नेक्स के पास भी होती है, और बहुत छोटी छोटी उनके पास मसल्स होती हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो बैकबोन, रिब्स और इनकी स्किन एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्किन गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड।
ठीक है, ये इस तरीके से लूप बना के चलते हैं और ये ये क्या करते हैं, जो सॉइल है, जो अर्थ है, उसको पुश करते हुए चलते हैं। तो ये जब सॉइल को पुश करते हैं तो सॉइल भी इनको आगे बढ़ने में, एक्सपैंड करा करके आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से ये जल्दी जल्दी लूप बनाता है और जल्दी जल्दी ये आगे बढ़ता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि लूप बनाने की वजह से ही इसका मूवमेंट हो रहा है, और यदि स्ट्रेट लाइन में तुम चलोगे तो लूप कहाँ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि स्नेक जिग जैग मोशन में चलता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हम लोगों ने बोन्स और मसल्स का यूज जाना, इम्पोर्टेंस जाना, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं मूवमेंट कराने में। पहली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन दियर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल। सेक्स मतलब होता है झोला। ठीक है, पहली और बूझो अपने झोले में कई सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि किस तरीके से आखिरकार एनिमल्स मूवमेंट करते हैं। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड्स। तुम्हारे भी माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दौड़ रहे होंगे जिस तरीके से पहली और बूझो के पास भी है। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। तो ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल जो हैं, इन्होंने अपने बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग एनिमल के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स से किस तरीके से मूवमेंट होता है उस एनिमल का। What are the similarities and differences in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? ठीक है, तो अब जैसे इंसान है, उनको 2 पैर की आवश्यकता होती है, वो चल लेते हैं। जानवर को 4 पैर की आवश्यकता होती है, तब वो चलते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स, जितने अलग एनिमल्स तुम लोग हो गए, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई पूरी की पूरी बॉडी चल रहा है। ठीक है, Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes? आखिर 2 पैर से ह्यूमन चल लेता है तो काऊ और बफेलो जो होती हैं वो 4 पैर से भी चलती है। लंबा क्वेश्चन है। Many animals seem to be having an even number of legs. और किसी के पास तो जैसे कॉकरोच हमारे हो गए 6 लेग्स हैं, किसी के पास 8 लेग होती हैं, किसी के पास 10 लेग होते हैं चलने के लिए। तो ऐसा क्यों भाई साहब? Why is the bending of our legs different from that of our arms? जिस तरीके से हमारी आर्म्स बेंड हो सकती है, उस तरीके से हमारे लेग्स कैसे बेंड नहीं हो सकते? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखा। So many questions and perhaps we have looked for some answer through our activities in this chapter and we need to look for many more answer. तो कह रहे हैं इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सके हैं कि किस तरीके से हमारा नेक का मूवमेंट सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, लेकिन हमारे शोल्डर का मूवमेंट पूरा होता है। तो यहाँ पे भाई साहब पाइवोट जॉइंट है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो दोनों में फ़र्क है। इस वजह से मूवमेंट में अंतर है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जाना है और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जानना बाकी है। ठीक है, तो उसको हम लोग जानेंगे अपने, जब हम लोग हायर क्लासेस में पहुँचेंगे। तुम क्या करोगे, इसको रीड कर लोगे, योगा फॉर बेटर हेल्थ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आकर के अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। पहली बूझो ने देखो कितना शानदार बनाया स्केलेटन सिस्टम, और तुम अपना देख लो, शर्म आ जाएगी, शर्म है ना, ऐसी बात। चलिए ठीक, तो इस तरीके से आज अपना यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितना पढ़ा दिया है उसकी एक अच्छी सी रीडिंग भाई साहब बहुत ज़रूरी है। कर नहीं रहे हो, ध्यान रखना, इसकी तुम्हें प्राइस सब मिलेगा। ठीक है, तो रीडिंग करके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र आ रहे हैं वो अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेना और भेज देना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।